ये प्रवृत्ति में बदलाव कब से आपने महसूस किया? क्लास 3-4 में ही मेरे साथ में दूसरे जो सीनियर थे और दूसरे लोग थे वो लोग अपशब्द बोलने लगे, मजाक उड़ाने लगे, बुलिंग करने लगे और घर परिवार में भी मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी कि तुम लड़का पैदा हुए हो तो लड़कियों जैसा मत करो। अगर मैं बांग्लादेश की बात कहूँ तो बांग्लादेश में हिंदू कम है तो कहीं ना कहीं वो टारगेट हो रहे हैं। ठीक कंडीशन पाकिस्तान में है, ऐसा ही सिचुएशन हमारे साथ में है। हमारे जैसे लोग कम हैं तो वो पर्सन टारगेट होते हैं। ना परिवार है, ना मेंटल सपोर्ट है, ना फिजिकली सपोर्ट है, ना फाइनेंस सपोर्ट है, ना एजुकेशनल सपोर्ट है, तो पूरी तरह से बैकवर्ड हो गए ट्रांसजेंडर। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य। मैं बता दूं, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद जो है, इसमें देश भर में कुछ 8 जोन बने हुए हैं और 8 जोन से एक सदस्य हैं, जिनमें एक सदस्य हमारी जो है विद्या राजपूत जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं। और इस शो में हम जो है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनसे जुड़ी समस्याओं की और क्या क्या इस समाज के सुधार की दिशा में इनके द्वारा किया जा रहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। भास्कर दूत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये समझना चाह रहा था कि समाज में आपने जो एक कदम उठाया, आज राष्ट्रीय परिषद की सदस्य तक बन गई और निश्चित रूप से आपने जो कार्य किया है समाज में, इसके कारण सरकार ने इस योग्य आपको समझा। आपको कब लगा कि इस दिशा में हमें काम करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो हम बाजार में जो समाज में देख पाते हैं, तो वो सीमित उनके संसाधन है, सीमित काम है, सीमित दायरा है, लेकिन आप उस दायरे से ऊपर उठ के काम करें। तो कब आपको लगा कि हमें इनके लिए काम करने की ज़रूरत है? जैसे ही मैं स्कूल पढ़ने गई तो क्लास 3-4 में ही मेरे साथ में दूसरे जो सीनियर थे और दूसरे लोग थे वो लोग अपशब्द बोलने लगे, मजाक उड़ाने लगे, बुलिंग करने लगे और घर परिवार में भी मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी कि तुम लड़का पैदा हुए हो तो लड़कियों जैसा मत करो। तो एक जो मेरी अभिव्यक्ति थी उसकी आज़ादी नहीं थी, ऊपर से एक डिस्क्रिमिनेशन भरा मेरे साथ व्यवहार था और मेरे मेरे जन्म के साथ ही मेरा स्टिग्मा जुड़ा हुआ था। तो अंदर जो चीज़ें थी वो बन ही रही थी कि मुझे अपने बारे में सही बताना है कि मैं क्या हूँ। और जो लोग मिथ्या लेके रह रहे हैं, जो कम्युनिटी के लिए जो नेगेटिविटी है, जो उपहास है, जो मजाक है, उसको हटाना है। उसके बाद जब मैं रायपुर आई 2000 में आ गई थी मैं, और उसके बाद 2008-9 से जब मैं संस्था में काम करने लगी, ठीक उससे पहले कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ हम लोगों ने HIV की जांच करवाने गई और हमारे साथ 25 में से 20 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। फिर मैं कम्युनिटी को और करीब से देखने लगी कि कम्युनिटी के साथ में परिवार का सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा है, मेंटल डिसीज़ है। उसके बाद में किसी सरकारी नौकरी में लोग नहीं हैं। उसके बाद में ना ही कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम सरकार से सीधे संवाद कर सकें, कोई योजना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, चाहे भर्ती ले लें, चाहे प्रवेश ले लें, वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। अपशब्दों पे प्रतिबंध होना चाहिए, वो नहीं है। लोग पूरी ज़िंदगी अकेले जीते हैं, तन्हा जीते हैं। उनके जीवन साथी का अगर कोई है तो उस रिश्ते को कोई कानूनी या सामाजिक पहचान नहीं है, समाज की स्वीकार्यता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब हम बाकी कम्युनिटी के लोग से मिले, बात करें, तो तभी मेरे को लगा कि अपने लिए तो आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरे से जुड़ा हुआ मामला था और जितना मुझे बर्दाश्त करना था एक 34-35 साल तक, तब तक मैं कर चुकी थी। तो अब एक समय आ गया था जहाँ मैं मेरे साथ क्या हो रहा है उसे मैं शेयर करूँ, तो वहाँ से मैं साझा करना शुरू की। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो होने लगता है समाज में,
पहली बार आपको कब अनुभव हुआ कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति, मैंने जैसे परिवार के लोग तो समझ रहे थे कि आप लड़का पैदा हुए हो, एक बात कहने का, और ये प्रवृत्ति में बदलाव कब से आपने महसूस किया और फिर समाज ने, परिवार ने कब से महसूस किया इसको? मैं छोटी थी तो मैं उतना जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी समझ में नहीं आता था। पर ये अच्छा लगता था मुझे लड़कियों के साथ खेलना, थ्रेडिंग बनाना, नाखून बड़े करना, बाल बढ़ाना, दीदी का सैंडल पहनना, सूट पहनना, डांस करना लड़की बन के। और जब एक टीनेजर में भी गई तो उस समय सपना एक राजकुमार का ही आता था। तो कहीं से ये एडॉप्टेड नेचर नहीं था, लेकिन मेरे इस बिहेवियर को लेके घर वाले डांटते थे, मारते थे और वो कोशिश करते थे कि मैं सुधर जाऊं उनकी लैंग्वेज में। कई बार मुझे भी ये लगता था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का दौर है, शायद कुछ समय के बाद शायद ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, पर वैसा हुआ नहीं। और ये वो समय था जब मैं टीनेजर थी, तब मुझे लगता है कि मैं रियलाइज़ कर रही थी और मेरे अंदर का जो एक पर्सनालिटी थी वो बाहर आ रही थी। समाज में जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जिस इस तरह के, क्योंकि आम तौर पर जो लड़का लड़की तो समझ में आता है, लेकिन जब थर्ड जेंडर की बात आती है, जब भी आती है, समाज उपेक्षित क्यों महसूस करता है, उनको क्यों उपेक्षा का शिकार बनाता है? आप, चूंकि आप उसका शिकार नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है इस पर कि क्यों आखिर ऐसा होता है, क्योंकि पार्ट, समाज के पार्ट हैं आप भी। तो जब समाज के पार्ट होने के बावजूद आखिर उस वो मानसिकता कैसे पैदा होती है, लोगों के अंदर क्यों इस तरह के विचार आते हैं? कुछ अभी कभी उस पर अध्ययन किया आपने? हाँ, कई बार सोचती हूँ, कई बार महसूस भी करती हूँ। तो 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि समाज में एक लड़के को कैसा रहना चाहिए, उसकी पसंद क्या होनी चाहिए, और एक लड़की को कैसा रहना चाहिए, उसकी खेल-खिलौने, उसकी पसंद, उसका बैठने-उठने का तरीका, बोलने का तरीका, वो समाज ने तय करके रखा है। और इनमें से कोई नया व्यक्ति दिखता है, जो लड़का बायोलॉजिकली लड़का है, लेकिन मानसिक रूप से लड़की है, तो उसे समाज स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, हम ये ज़्यादातर लोग जो है वो मेजॉरिटी को फ़ॉलो करते हैं। अगर मैं बांग्लादेश की बात कहूँ तो बांग्लादेश में हिंदू कम है, तो कहीं न कहीं वो टारगेट हो रहे हैं। ठीक कंडीशन पाकिस्तान में है कि अगर वहाँ पे हिंदू कम हैं, तो उनके ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ भी जो ख़ासकर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, और उसके बाद में फिर दूसरे भी जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, तो उनके साथ भी यही है कि जहाँ भी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो वो कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लोग उनको टारगेट करते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन हमारे साथ में है कि हमारे जैसे लोग कम हैं, है ना? अभी देखो क्या है कि बहुलैंगिक लोग ज़्यादा हैं, समलैंगिकों की संख्या कम है, ट्रांसजेंडरों की संख्या कम है। तो जो बहुलैंगिक ये सोचता है कि हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके देश में जो होनी चाहिए, और इसको जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन टारगेट होते हैं। तो यहीं से ही वो चीज़, वो आप अलग हैं, हम अलग हैं, शुरू हो जाती है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आध्यात्म के आधार पर जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में ट्रांसजेंडर की कोई परिभाषा है? अगर है तो उनका स्थान क्या था, ये जानने का कभी प्रयास किया आपने? हाँ, मैं जैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, डिपार्टमेंट में, स्कूल कॉलेजों में ट्रांसजेंडर विषय को लेके सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे जो है कई ऐसे पात्र हैं हमारे ग्रंथों में, है ना? जहाँ, जैसे मैं बात करूँ रामायण की, मैं बात करूँ तो वहाँ पे भगवान राम जो है, वो जब वनवास काट के सरयू नदी के तट पे आते हैं, तो वहाँ पे छोटे-छोटे झोपड़ियों पे किन्नर समाज के लोग रहते हैं। तो भगवान राम ये कहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो तो बहुत समृद्धशाली है, तो ये कौन लोग हैं जो राज्य के बाहर नदी के तट पे रह रहे हैं। तो वहाँ से एक किन्नर निकल के आती है और वो कहती है कि भगवान राम जी, आप जब यहाँ से वनवास गए तो आपने नर और नारी लौट जाओ कहा, आपने किन्नर कहना भूल गए, तो हम लोग आपकी प्रतीक्षा यहीं कर रहे हैं।
तो इस बात का जिक्र जो है वो रामायण में है। अब रामायण 4000 या 5000 वर्ष पहले लिखी गई है। ठीक वैसे ही महाभारत में है, शिखंडी का जिक्र हुआ है, जो बायोलॉजिकली तो एक महिला के रूप में जन्म लेती है, लेकिन वो अपने आप को एक पुरुष के समान अभिव्यक्त करती है। मोहिनी की मैं बात करूँ तो भगवान कृष्ण जो है वो मोहिनी का अवतार लिए हुए थे। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आपको रामायण, महाभारत और दूसरे ग्रंथों में आपको दिखाई देते हैं। अब ये तो रहा ग्रंथों की बात। लगभग 2000 वर्ष पहले जो है वो भारतवर्ष में व्याकरण की रचना की गई थी। तो व्याकरण में भी 3 लिंग लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। इसके अलावा हम प्राचीन काल के जो मंदिरों को देखते हैं, जैसे कोणार्क का मंदिर हो गया, भौरमदेव की मंदिर हो गई, या दूसरी और भी दूसरे और भी मंदिर देखते हैं, तो वहाँ पे समलैंगिकों के चलचित्र दिखते हैं। और मध्यकालीन युग की मैं बात करूँ तो उस युग में जो है वो किन्नर समाज के लोग हैं, वो डाकिये का काम करते थे, गुप्तचर का काम करते थे, रानियों के अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। तो अगर हम भारतीय संस्कृति और इतिहास को देखें, साहित्य को देखें, तो ट्रांसजेंडर लोगों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि धर्म के आधार पे समाज के अंदर और विभिन्न कालखंड में, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, मौजूदा कलयुग का जो दौर चल रहा है, सब में ट्रांसजेंडर की एक अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है। लेकिन समाज को ये कौन समझाएगा, ये एक बड़ा विषय है। आपको लगता है कि जैसे आप तो अभी राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की आप सदस्य हैं, तो उसके रूप में क्या सरकार, केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना चलाने जा रही है, या उसकी योजना है जो समाज में ट्रांसजेंडर की वैसी ही स्वीकार्यता बना दे जो कभी द्वापर और त्रेता युग में हुआ करती थी? वैसा तो मैं नहीं बोल सकती कल क्या होगा, लेकिन सभी लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो स्वयं सेवी संगठन हो, चाहे समुदाय के लोग हों, चाहे सरकार हो। समाज को बदलना शायद इन सबको चेंज होने के लिए 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा गरिमागृह ट्रांसजेंडर शेल्टर होम 18 राज्यों में संचालित हो रहे हैं, जो निराश्रित, बेघर ट्रांसजेंडर है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको शेल्टर का प्रॉब्लम है, वो लोग उस शेल्टर होम में रहते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। उसके बाद में उनका प्लेसमेंट भी होता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 31 लोग पुलिस विभाग में हैं, जिसमें पुलिस कांस्टेबल है और बस्तर फाइटर्स है, सीएफ में भी है। इसके अलावा बाल्को, वेदांता, टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनियों में 150 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो जॉब में जा रहे हैं, और जैसे-जैसे समाज इन लोगों को मिलेगा, मतलब जो लोग वर्किंग पर्सन हैं, तो लोगों की सोच भी बदलेगी। और एक इंस्टीट्यूट से, एक डिपार्टमेंट से दूसरा इंस्टीट्यूट और दूसरा डिपार्टमेंट भी ये हिम्मत कर पाएगा कि चलो ये लोग डाइवर्सिटी इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर को जॉब पे रख रहे हैं, तो हम लोग भी रखें। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पहचान पत्र बन रहा है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का महिला पुरुष का सर्टिफिकेट बन रहा है। राज्य सरकार की मैं बात करूँ तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी है। सरकार के द्वारा जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए 2 लाख की सुविधा दी जा रही है। सक्षम योजना में व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में महिलाओं के समान 40% की सब्सिडी है। स्कूल करिकुलम स्टेट गवर्नमेंट में, और हायर एजुकेशन, इसमें ट्रांसजेंडर विषय वस्तु को शामिल किया गया है। और ट्रांसजेंडर हिस्ट्री, ट्रांसजेंडर साइकोलॉजी, लाइफ सर्कल और स्टडी, आंकड़े, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि काम शुरू हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी सेक्टर में काम होना है तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेंडर वाला जो पार्ट है वो पीछे रह जाता है। आपने कहा कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड भी है। कल्याण बोर्ड की जो भूमिका है, जैसे अभी हम देख रहे हैं आज भी ट्रांसजेंडर की जो स्थिति है तो वो बहुत दयनीय है। अब मानिए हालात ये है कि आप किसी चौक चौराहों पे, आप रेलवे में, आप उनको
वसूली में देख लेती हैं। तो ये तभी होता है जब उनके हाथ में रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो आजीविका चला सके। तो ऐसे लोगों को क्या कोई चयन करके और उनके उन्नयन का काम, उनको शिक्षित करना, उनको कौशल, जैसे कौशल विकास योजना सरकार की चलती है, उन्हें किसी चीज़ में कौशल प्रदान करना जो उनकी रुचि के अनुसार हो, तो ऐसी कोई योजना चला रहा है क्या कल्याण बोर्ड? नहीं, कल्याण बोर्ड की तरफ से तो ऐसी योजना नहीं है, पर कल्याण बोर्ड की तरफ से जो ट्रांसजेंडर अगर पढ़ना चाहता है या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो सपोर्ट करते हैं, है ना? पहली चीज़। दूसरा, नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो दुकानों और मकान में 2% का रिजर्वेशन है। तो कई दुकानें ट्रांसजेंडरों ने लिया हुआ है, मकानें भी उन लोगों ने लिया हुआ है। मकानें तो बीएसयूपी है थी तो वो निःशुल्क है। तो ये योजना है। और उसके अलावा अभी हम देखें कि जो ट्रांसजेंडर चौक चौराहे पे या ट्रेनों पे चलते हैं या बधाई टोली का काम करते हैं, तो एक चीज़ है मेन स्ट्रीम, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और एक दूसरा चीज़ है परंपरागत काम। तो इस तरफ अकेले भी हैं, स्ट्रगल भी है, और जब घर से निकाल दिए जाते हैं तो वो पीरियड भी बहुत लंबा हो जाता है जहाँ पे वो जाके सीखें, समझे, फिर काम में जाए, है ना? तो कई लोग तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापक स्तर पे इस पे काम होना चाहिए। तो ये वही मैं जानना चाहता कि चूंकि आप एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ एक सलाह आपकी महत्व रखेगी कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो बिल्कुल अभी उपेक्षित पड़े हुए हैं, जो मूल धारा में अभी अपने उसी जो उनका परंपरागत था जो आपके में उसमें कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो समाज का जो, जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जब हिंदी संस्कृत में हमारे तृतीय लिंग की बात आती है, उभय लिंगी की बात आती है, तो उभय लिंगी को समानता मिल सके समाज में, उसके लिए जो बोर्ड से, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो उनको खास करके चयनित करके कि इतने लोग हैं, क्योंकि एक साथ आप सबको नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों का चयन करके कि इस इलाके में इतने लोगों का चयन करके उनके लिए वेलफेयर का काम, तो ऐसा कोई सलाह आप देंगी? बिल्कुल, ऐसा हम सलाह जो है वो राष्ट्रीय परिषद में भी देते हैं और बोर्ड की मीटिंग में भी देते हैं। लेकिन वही बात है ना कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। हम पेंशन के लिए लगे हुए हैं, हम स्कॉलरशिप के लिए लगे हुए हैं, और हम रिजर्वेशन के लिए लगे हैं। ये मस्ट है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई कोचिंग में है या किसी और प्रकार का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनका जो खर्च होता है वो एक्चुअल में कम्युनिटी को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसने पास आउट कर लिया तो रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ना परिवार है, ना मेंटल सपोर्ट है, ना फिजिकली सपोर्ट है, ना फाइनेंस सपोर्ट है, ना एजुकेशनल सपोर्ट है, तो पूरी तरह से बैकवर्ड हो गए ट्रांसजेंडर। तो एक रिजर्वेशन हो कम से कम 2%। दूसरा, पेंशन, जो लोग जॉब नहीं कर सकते, जो +40 है, और ये सारी चीज़ें दूसरे राज्यों में हो रही है, दूसरे राष्ट्रों में भी हो रही है, और इन सब चीज़ों को सरकार को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो इसकी जो बातचीत है, इस पे चर्चा है, वो हम लोग सरकार के जो लोग हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, पत्र देते हैं, और ना सिर्फ पत्र रखते हैं, ना बात करते हैं, बल्कि बार बार फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें, मान लीजिए एक बोर्ड है, एक परिषद है जहाँ पर सुझाव लिए जा रहे हैं और जो सदस्य हैं वो सुझाव दे भी रहे हैं, उसके लागू करने में अड़चन कहाँ है? इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में गैप है। चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें या किसी और सेक्टर की बात करें, तो ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में बहुत गैप है। तो मुझे लगता है कि अगर राज्यों में और जिलों पे इम्प्लीमेंटेशन अगर इकाई बन जाती है तो काम में तेजी आएगा। अगर मान लिया कोई योजना आ गई
और योजना लागू करने के लिए हो गया कि इसको लागू करना है, और उसके बाद भी ज़मीन पे नहीं उतर रहा, तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग करता है। आप लोग अपडेट लेते हैं हाँ, कि अभी तक जो है, जो लागू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा, किस स्थिति में है, टाइम बाउंड उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इस पे जो है कोई आपने कोई अपनी ओर से कमेटी बना रखी है? हमने अपनी ओर से तो कमेटी नहीं ले गए हैं, पर हम ही लोग जो है वहाँ से डिपार्टमेंट से सर्कुलर निकालते हैं और फिर उसको कम्युनिटी में भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पत्र आगे बढ़ाते हैं या उन तक संदेश पहुँचाते हैं, और वो कितना हुआ कि नहीं हुआ यही चीज़ हम लोग सरकार को भी बताते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है ना कि क्या योजना है, योजना ही नहीं है तो कैसे कोई अप्लाई करेगा। आपका कहने का मतलब है कि उस पे कोई योजना ही नहीं बनी है? अब जैसे मैं डिसेबल पर्सनालिटी की बात करूँ तो उनके लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए बहुत सी योजनाएं हैं, पर ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं है। अगर योजनाएं होगी तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ेंगे। लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि कोई योजना ही नहीं है। लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड बना के रखे हैं, लोग अपना सर्टिफिकेट बना के रखे हैं, पर उस यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बेसिक बेसिक चीज़ है, रोटी कपड़ा और मकान, अगर ये चीज़ें भी सरकार की तरफ से दी जाए तो जो आप जिनको चौक चौराहे पे देख रहे हैं, जिनको आप ट्रेनों पे देख रहे हैं, वो आपको कम दिखाएंगे। इस आप जो कहना चाह रही हैं उससे क्या ये मतलब है कि आश्वासन आपको मिलता है कि हम करेंगे, लेकिन योजना बन नहीं रही है? तो योजना बनाने वाले अधिकारी होंगे निश्चित रूप से, तो ये अधिकारियों की उदासीनता है कि वो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता है एक सफिशिएंट टीम नहीं है, एक बड़ा टीम की ज़रूरत है जो इसी सेक्टर पे काम करे। मुझे लगता है कि हमारा जो बोर्ड बना है उसका वर्किंग कमेटी नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि बोर्ड का प्रॉपर ऑफिस स्टाफ और सेटअप नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। मुझे ये भी लगता है कि नेशनल काउंसिल जो है वो एक एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम करता है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लोग नहीं हैं जो इस चीज़ का प्रॉपर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर सके, है ना? और उससे भी बड़ी बात ये है कि योजना ही नहीं है तो मॉनिटरिंग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? तो सबसे पहले योजनाओं को बनाने के लिए, है ना, योजनाओं को बनाने, चाहे वो कोई भी योजना हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में काम करना हो, तो किस तरह से काम करना है, किस तरह की योजनाएं बनानी है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे विषय विशेषज्ञ हों, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग हों जो कम्युनिटी का डिमांड बता सके, कम्युनिटी का नीड बता सके, और नीड को समीक्षा करने के बाद कम्युनिटी के लिए योजना बनाया जा सके और योजनाओं को फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके और इम्प्लीमेंटेशन में फिर मॉनिटरिंग किया जा सके। आपने बातचीत की शुरुआत में एक बात कही थी, इस समाज की एक सोच है कि ये लड़का है, ये लड़के का काम है, ये लड़की है, ये लड़की का काम है, लेकिन उभय लिंगी के बारे में कोई काम समाज ने तय नहीं किया है। तो जो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे ये काम है, अब वो तो उभय लिंगी नहीं है, वो तो या तो लड़के के हिसाब से सोचेंगे या लड़की के हिसाब से सोचेंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। समुदाय को इसलिए इनरोल करने की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई पीड़िता है तो वो उस दौर से गुजर रही है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे स्टिग्मा हो, चाहे एक्सेप्टेंस ना हो, तो और उसके पास में क्वालिफिकेशन है, तो वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। और ऐसे लोग, जब कोई प्लानिंग बनता है, जब कोई कानून बनता है, जब कोई नियम या नीति बनता है, तो समुदाय को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं और भी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और पीएमओ, इन जगहों पे ट्रांसजेंडर एम्प्लॉई हैं। मेट्रो, तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर एम्प्लॉई हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट का नोडल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर लोगों को जॉब में रखना चाहिए। और
जो राज्य सरकार के द्वारा नीति योजना बनाई जाएगी या बन रही है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी कम्युनिटी मोबिलाइजर कम्युनिटी से ही रखना चाहिए। बिल्कुल, मेरे तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, खग जाने खग ही की भाषा। जो पक्षी है वो पक्षी की भाषा समझ सकता है। तो निश्चित रूप से आपके कहने का जो भाव है कि ट्रांसजेंडर ही अगर वहाँ पर बैठाए जाए तो वो उनके दर्द को समझ सकते हैं, उनके लिए अच्छी योजना बना सकते हैं, ऐसा है? हाँ, वैसा भी। पर मैं ये ऐसा नहीं है कि कोई नॉन कम्युनिटी पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते। नॉन कम्युनिटी पर्सन भी अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो वो लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आज जितना कुछ भारत में हो रहा है और दुनिया के अलग अलग कोने पे काम चल रहा है, तो सिर्फ कम्युनिटी के लोगों ने नहीं किया है। कम्युनिटी के जो वेल विशर है, कम्युनिटी के जो स्टेक होल्डर हैं, उन लोगों ने भी साथ में खड़े होके किया है। तब हम एक थोड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, और अगर सारे लोग सपोर्ट करें तो हम बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपने रायपुर में करीब 2 साल 3 साल पहले, 18 की बात है सर, एक सामूहिक विवाह करवाया गया था जो आपके ये कोल गार्डन है पुजारी पार्क में हुआ था। तो उनमें जितने जोड़ों की शादी हुई उनकी स्थिति अभी क्या है? उनकी स्थिति तो उनमें से तो 2 पार्टनर की डेथ हो गई। हाँ, मतलब 2 पार्टनर की डेथ हो गई इन द सेंस कि एक में से फीमेल की डेथ हो गई और एक की मेल की डेथ हो गई, और 1-2 जोड़ियां हैं जो शायद अलग हो गई, लेकिन बाकी जोड़ियां साथ में हैं। हाँ। अलग होने का क्या कारण रहा जो लोग मान्य नहीं है? देखिए, अब अलग होने के तो बहुत से कारण हैं। लोग 2 लोगों की बनती नहीं है तो वो अपनी राहें अलग-अलग चुन लेते हैं। अब यही मैं कहूँगी कि अगर 2 लोग की शादी होती है तो उसमें परिवार की सहमति और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि उस रिश्ते को मजबूती दे सके। पर ट्रांसजेंडरों के मामले में जो है वो परिवार पहले ही न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने से फिर उन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए परिवार नहीं आता है। पर आम लोगों की जब शादी होती है, एक लड़का-लड़की की शादी होती है, तो अगर उनके रिश्ते टूटते हैं तो परिवार के लोग इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करते। तो इस सामूहिक विवाह से जो आपने कुछ सीखा या विवाह के बाद जो परिस्थितियों से सीखा, उसको देखते हुए कोई नई विवाह की योजना बना रही हैं? अगले साल करेंगे जी, रायपुर में ही हो? हाँ, पर ये है कि मेरा मन है, क्योंकि बहुत से लोग लिविंग में हैं, और मैंने खुद अपना शादी रजिस्टर्ड करवाया है, कोर्ट मैरिज करवाया है, और हमारे बाद हमने दूसरे लोगों को भी बताया, तो उन्होंने भी कराया। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत चैलेंजिंग है, पर शादी तो हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो लास्ट बेंच थे जो LGBTQ पे डिसीजन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर पर्सन को ये हक है कि वो अपने आप को महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर मान सकते हैं या घोषित कर सकते हैं, और उनके घोषणा या पहचान या प्रमाण पत्र के बाद सरकार भी अपने उपक्रम में उसको महिला पुरुष के समान स्वीकारेगा। तो उसी तरह फिर मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ तो फिर महिला का सर्टिफिकेट ली, और फिर विशेष विवाह अधिनियम के तहत फिर मैंने शादी कर लिया। तो अभी प्लान है, लेकिन हमें सपोर्ट मिलेगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि इन सब में खर्च भी बहुत लगते हैं। तो देखते हैं कि अगर हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, हम पहले कोशिश करेंगे कि एक टीम बना लें, और वो अगर इस चीज़ के लिए तैयार होती है टीम तो फिर ये काम ज़रूर करेंगे, पर प्लान तो है कि अगले साल करेंगे। आपका केंद्र सरकार से इस मामले में क्या अनुरोध रहेगा, राज्य सरकार से क्या अनुरोध रहेगा, और अपने समाज के लोगों के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही कहूँगी कि पेंशन और स्कॉलरशिप और आरक्षण ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ये चीज़ें हो जाती है तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब फिर वो किसी को ट्रेडिशनल काम पे जाना नहीं पड़ेगा, वो मेन स्ट्रीम में रुक के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।
और अगले 10-20 सालों में बहुत से कम्युनिटी के लोग जॉब में भी आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगी कि जो छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर राज्य नीति है उसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि उसको लागू करने से राज्य खुद शक्तिशाली हो जाएगा और कहीं न कहीं वो ट्रांसजेंडरों के लिए सीधा नीति बना सकता है, योजना बना सकता है। और मैं अपने समुदाय के लोगों से ये कहूँगी कि पहली बात तो वो खुद से प्यार करें, क्योंकि हम जब अपने आप से प्यार करेंगे तो समाज भी हमें प्यार करेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, समुदाय के जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि मेरा लड़का है तो मैं प्यार करूँगी, मेरी लड़की है तो मैं प्यार करूँगी। आप ये सोचिए कि मेरा औलाद है तो मैं प्यार करूँगी, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। और अपने समाज के लोगों को मैं ये कहूँगी, अपने समुदाय के लोगों को कि अभी जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है उसमें मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का कॉलम भी है। उद्योग विभाग के द्वारा जो है वो 20 से 30 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। थोड़ा हमें पेशेंस रख के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होगी ताकि हम बिजनेस डेवलप कर सकें। और दूसरा, पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं वो गरिमा-गृह में आके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और अलग-अलग कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर के जो अलग-अलग जॉब निकलते हैं उसके लिए तैयारी करके आप उसमें चयनित भी हो सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि आपके जीवन का गोल होना बहुत ज़रूरी है और उस गोल के लिए आपको लगातार प्रयास करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करें और आप सेलेक्ट हो जाएँगे। शायद आप कई बार सेलेक्ट ना हो, पर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक बार ज़रूर सफल होंगे। जब आप राज्य सरकार से जिस ट्रांसजेंडर नीति को लागू करने की बात करें, क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का इरादा है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मैं सबसे मिल चुकी हूँ और ज़्यादातर इसमें जो है वो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी का वो है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है। समाज कल्याण। हाँ, तो हम लोग मैडम से मिलते रहते हैं, उनका काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। समाज कल्याण विभाग का भी बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, पर अभी आउटकम वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि साल 2 साल में बहुत अच्छा आउटकम आएगा। आज आपसे बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप द सिकंदर शो देख रहे थे। अगर आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और आप लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।